नमस्कार दोस्तों, दी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम लिटरेचर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे एलेन शोवाल्टर के टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स को डिटेल में समझेंगे। ये एक ऐसा टेक्स्ट है जिसने लिटरेचर को देखने का नजरिया ही बदल दिया और आज हम समझेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या था। ओके, तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम शुरू करेंगे उस मैन्स वर्ल्ड ऑफ क्रिटिसिज्म से जिसे शॉल्टर ने पहचाना। फिर हम उनके दो नए कॉन्सेप्ट्स यानी फेमिनिस्ट क्रिटिक और गाइना क्रिटिक्स को समझेंगे। उसके बाद हम वुमेन्स राइटिंग की 3 हिस्टोरिकल फेजेस को देखेंगे और आखिर में इस फील्ड के फ्यूचर के लिए उनका क्या विजन था उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस सबसे बड़ी प्रॉब्लम से जिसका शॉल्टर ने सामना किया। एक ऐसी इंटेलेक्चुअल दुनिया जहां लिटरेचर को समझने और उस पर बात करने का हक सिर्फ मर्दों के पास था और इस पूरी बातचीत से औरतों को बाहर रखा गया था। शॉल्टर अपने ऐसे की शुरुआत एक बहुत ही पावरफुल किस्से से करती हैं। वो एक सीन डिस्क्राइब करती हैं जहां 3 मेल स्कॉलर्स जिनके नाम है क्रिटिकस, पोएटिकस और प्लूटार्कस ब्रिटिश म्यूजियम की सीढ़ियों पर खड़े हैं और आर्ट और लिटरेचर पर गहरी बहस कर रहे हैं। ये तीनों कैरेक्टर्स उस समय के मेल क्रिटिक्स के अलग अलग रूपों को रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये लोग अपनी सीरियस डिस्कशन में डूबे हुए हैं तभी एक औरत तेजी से उनके पास से गुजरती है और म्यूजियम के अंदर चली जाती है। वो उनकी बातचीत का हिस्सा नहीं बनती, वो बस एक गुजरता हुआ साया है, बैकग्राउंड में एक धुंधली सी छवि। शोवाल्टर इस अनजान औरत को एक नाम भी देती हैं, क्रिटिका। और यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, उसे इस जरूरी इंटेलेक्चुअल डिबेट से बाहर क्यों रखा गया है? वो भी एक स्कॉलर है, लेकिन उसे इस खास सर्कल में एंट्री नहीं मिलती। बस यही एक्सक्लूजन, यही भेदभाव पूरे फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का स्टार्टिंग पॉइंट है। इस एक्सक्लूजन की प्रॉब्लम को आगे ले जाते हुए शोवाल्टर एक इंटरवेंशन प्रपोज करती हैं। वो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के लिए 2 अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए फ्रेमवर्क्स इंट्रोड्यूस करती हैं। देखिए, ये 2 अप्रोचेस बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है फेमिनिस्ट क्रिटिक जिसका फोकस है वुमन एज रीडर पर। इसका मतलब है मर्दों के लिखे लिटरेचर को एक औरत के नजरिए से दोबारा पढ़ना। और दूसरी तरफ है गाइनो क्रिटिक्स जिसका फोकस वुमन एज राइटर पर है। इसका मकसद है औरतों के लिखे लिटरेचर को समझने के लिए बिल्कुल नए मॉडल्स और थ्योरीज तैयार करना। चलिए पहले फेमिनिस्ट क्रिटिक को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है लिटरेरी कैनन को डाइसेक्ट करना, यानी वो सारी किताबें जिन्हें महान या क्लासिक माना जाता है और जिसमें हिस्टोरिकली सिर्फ मेल ऑथर्स का ही बोलबाला रहा है। ये अप्रोच कुछ खास चीज़ों की जांच करती है, जैसे मर्दों की लिखी किताबों में औरतों को कैसे दिखाया जाता है, क्या उन्हें सिर्फ स्टीरियोटाइप्स में बांध दिया जाता है, कौन सी औरतों को लिटरेरी हिस्ट्री से मिटा दिया गया है या नज़रअंदाज कर दिया गया है, और फीमेल ऑडियंस को किस तरह से मैनिपुलेट या एक्सप्लॉइट किया गया है। इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल टॉमस हार्डी के नॉवल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज से आता है। एक सीन में हीरो अपनी पत्नी को बेच देता है। क्रिटिक अर्विंग हाउ ने इस सीन के बारे में लिखा था कि ये मेल फैंटेसी के लिए इंसिडियसली अट्रैक्टिव है, शादी के बंधन से आज़ाद होने का एक सपना। लेकिन शोवाल्टर कहती हैं कि एक फेमिनिस्ट रीडर इस सीन को बिल्कुल अलग तरह से देखती है। वो बताती हैं कि हीरो हेंशार्ड सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं बेच रहा, वो अपनी बेटी को भी बेच रहा है। यानी वो सिंबल्स के जरिए औरतों की पूरी दुनिया से, उनके प्यार और वफादारी से अपने सारे रिश्ते तोड़ रहा है। यहाँ फोकस मेल फैंटेसी से हटकर एक आदमी के फीमेल वर्ल्ड से अलग होने की ट्रेजेडी पर चला जाता है। अब आते हैं शोवाल्टर के दूसरे और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, गाइनो क्रिटिक्स। यहाँ फोकस वुमेन एज राइटर पर शिफ्ट हो जाता है। ये सिर्फ पुरानी चीज़ों की आलोचना करना नहीं है, ये कुछ नया बनाने के बारे में है। जिनो क्रिटिक्स का मतलब है औरत को एक टेक्स्ट प्रोड्यूसर, एक क्रिएटर के रूप में स्टडी करना। इसका मकसद मर्दों की बनाई थ्योरी से उधार लेना नहीं है, बल्कि फीमेल एक्सपीरियंस, हिस्ट्री और साइकोलॉजी पर आधारित नए मॉडल्स तैयार करना है ताकि हम औरतों के लिखे लिटरेचर को ठीक से समझ और एनालाइज कर सकें। जेनो क्रिटिक्स के अंडर स्कॉलर्स बहुत ही दिलचस्प सवाल एक्सप्लोर करते हैं, जैसे फीमेल क्रिएटिविटी के पीछे के साइकोडायनेमिक्स क्या हैं? क्या एक अलग फीमेल लैंग्वेज या राइटिंग स्टाइल जैसी कोई चीज़ होती है? और औरतों की अपनी लिटरेरी हिस्ट्री कैसी दिखती है, एक ऐसी हिस्ट्री जिसे हमेशा से नज़रअंदाज किया गया है? गाइनो क्रिटिक्स की आइडिया को और आगे ले जाते हुए शोवाल्टर ने अपना सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। उन्होंने ब्रिटिश वुमेन्स राइटिंग की हिस्ट्री को 3 अलग अलग फेजेस में बांटा। ये टाइमलाइन एक साफ प्रोग्रेशन दिखाती है। सबसे पहले आया फेमिनाइन फेज, जहां औरतें मर्दों की तरह लिखने की कोशिश करती थीं। उसके बाद आया फेमिनिस्ट फेज, जहां उन्होंने मर्दों के स्टैंडर्ड्स के खिलाफ विरोध करना शुरू किया। और आखिर में फीमेल फेज, जहां औरतों ने अपने अनुभवों को बिना किसी झिझक के एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया।
फेमिनिन फेज में वुमेन राइटर्स का सबसे बड़ा मकसद मेल राइटर्स की बराबरी करना था। ऐसा करने के लिए वो अक्सर उनके स्टाइल की नकल करती थीं और उनके वैल्यूज़ को अपनाती थीं। इस दौर की सबसे बड़ी पहचान है मेल सूडोनिम का इस्तेमाल। सोचिए मैरियन एवंस के बारे में, जिन्होंने जॉर्ज इलियट के नाम से लिखा। फेमिनिस्ट फेज में नकल की जगह विरोध ने ले ली। औरतों ने अपने नॉवेल्स और कहानियों का इस्तेमाल समाज में उन पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए करना शुरू कर दिया। लिटरेचर सामाजिक बदलाव का एक हथियार बन गया। और आखिर में फीमेल फेज में शॉल्टर ने नकल और विरोध दोनों से एक शिफ्ट देखा। अब औरतें ना तो मर्दों की बराबरी करने की कोशिश कर रही थीं और ना ही उनसे लड़ रही थीं। इसके बजाय उन्होंने अंदर की तरफ देखा और अपने खुद के अनुभवों, अपनी दुनिया और अपने सच को अपनी कला का सोर्स बनाया। ये वर्जीनिया वुल्फ जैसे राइटर्स का फेज है। अपने ऐसे के आखिर में शॉल्टर सिर्फ प्रॉब्लम्स या हिस्ट्री नहीं बताती, वो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के फ्यूचर के लिए एक पावरफुल विजन भी पेश करती हैं। और उनका आखिरी ऐलान बिल्कुल साफ है। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इज नॉट विजिटिंग, इट इज हियर टू स्टे। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। वो साफ कर देती हैं कि ये कोई टेम्पररी ट्रेंड या लिटरेरी स्टडीज के घर में कोई मेहमान नहीं है। इसने अपनी एक परमानेंट जगह बना ली है। तो ये सब जानने के बाद ये सोचना जरूरी है, क्या इलियन शोवाल्टर के आइडियाज़ आपकी अपनी पसंदीदा कहानियों को पढ़ने का तरीका बदल देंगे? क्या अब आप कैरेक्टर्स और प्लॉट्स को एक नए नज़रिए से देखना शुरू करेंगे? कैसी ही और इंसाइटफुल एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।